पीएसयू वर्सेस एमटेक, क्या पीएसयू बेटर है या एमटेक बेटर है? ये डाउट हमेशा कभी ना कभी सारे गेट एस्पायरेंट एंड टॉपर को आया होगा और इसके बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि पीएसयू में कौन कौन सी चीज़ें बेटर है और एमटेक में कौन सी चीज़ें बेटर है, और इसके बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड करना कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छा है। तो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। My name is Rushi Karyak, and currently I am doing MTech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Science. मेरा गुड 2021 में गेट में 191 रैंक आया था, उस पे 854 स्कोर था, तो उसके बेसिस पे मैंने IISc बैंगलोर में MTech में एडमिशन लिया। और उस ईयर मुझे काफ़ी सारी काफ़ी सारे PSU के ऑफर इस रैंक पे आ सकते थे, बट मैंने ज़्यादा PSU में अप्लाई नहीं किया था, मैंने ONGC में अप्लाई किया था और मेरा ONGC में सिलेक्शन हो गया था। बट फिर भी मैंने अपना MTech IISc से कंटिन्यू किया। तो मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें एमटेक में बेटर है वो पहले मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि एमटेक में क्या चीज़ें बुरी है, और इस 2 साल के एमटेक में ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, मैंने ऑब्जर्व किया। और बाकी जो पीएसयू में जो चीज़ें अच्छी है और बुरी है वो मैंने काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स है पीएसयू में उससे कंसल्ट करके पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है कि पीएसयू में कैसी लाइफ रहती है। और एमटेक में तो मैं खुद कर रहा हूँ, और एमटेक से यहाँ से लोग जो पीएचडी करने गए, जो एमटेक करने गए हैं, उससे भी एमटेक से जो पीएचडी करने या फिर प्लेसमेंट लेके प्राइवेट कंपनी में गए हैं, तो वहां पे उनकी लाइफ कैसी है, दोनों का पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग कि एमटेक में क्या चीज़ें बेटर है और पीएसयू के ऊपर एमटेक में क्या चीज़ें बेटर है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे टोटल 15 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो मेरा सबसे ज़्यादा रहा है कि नॉन जो पीएसयू में जो जॉब रहती है वो नॉन टेक्निकल, रिपीटेटिव और बोरिंग काइंड ऑफ जॉब रहती है। आप किसी भी पीएसयू में जो आपके फ्रेंड्स या सीनियर्स वगैरह जॉब करते हैं उससे पूछ लेना, कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की यूज़ होती नहीं है। एकदम नॉर्मल आइदर सुपरवाइजर या पेपर वर्क या काइंड ऑफ जॉब रहती है, जहाँ पे आपकी टेक्निकल नॉलेज का कुछ यूज़ नहीं होता है, कुछ यूटिलाइज नहीं होता है, और बहुत ही बोरिंग काइंड ऑफ जॉब रहती है। काफ़ी जगह पे बहुत ही रिपीटेटिव रहती है। और ऑन द अदर हैंड जो एमटेक करके प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट लिए है, उनकी जॉब R&D जॉब है। तो जिसको R&D में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो एमटेक को ज़्यादा प्रेफर करे। मुझे ज़्यादा R&D में इंटरेस्ट था तो मैंने एमटेक को चूज़ किया। नाउ सेकेंड पॉइंट, पीएसयू में जो पोस्टिंग रहती है वो रिमोट लोकेशंस मेजॉरिटी। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ जनरलाइज बता रहा हूँ, जनरलाइज काफ़ी सारी पीएसयू रहती है, हर पीएसयू में पोस्टिंग वगैरह डिफरेंट रहती है, हर एमटेक में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट रहती है, बट जनरलाइज में आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पीएसयू में आपको पता है काफ़ी सारी पीएसयू जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी वगैरह में मेजॉरिटी जो उनकी लोकेशन रहती है वो काफ़ी रिमोट लोकेशन रहती है, सिटी से काफ़ी दूर रहती है। तो जिस किसी को सिटी लाइफ एंजॉय करनी है वो एमटेक करके यहाँ से प्राइवेट जॉब ले ली। तो प्राइवेट जॉब में हमेशा जैसे मेरा खुद का जो प्लेसमेंट लगा है वो पुणे में लगा है, और मेजॉरिटी यहाँ पे कंपनी पुणे और बेंगलोर दिल्ली वगैरह की ही आई है। तो जिस किसी को सिटी लाइफ एंजॉय करनी है उसके लिए एमटेक बेटर है। नाउ सेकेंड थिंग कि पीएसयू में काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे IOCL है, ONGC, हर जगह पे मैंने देखा है काफ़ी सारे पीएसयू में बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं 3-4 ईयर्स में या 5 ईयर्स में। तो जिस किसी को ऐसा है कि अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, बट जब बाद में आप सेटल डाउन हो जाओगे, तब बाद में जब फैमिली वगैरह होगी साथ में, तब जब फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते रहेंगे तब आपको आपके साथ आपकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि जब प्राइवेट जॉब रहती है, प्राइवेट जॉब हमेशा एक सिटी के अंदर सिटी के अंदर रहती है, और इस सिटी के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज रहती है, कोर कंपनीज और नॉन कोर दोनों साइड में। तो प्राइवेट कंपनी में ये बेनिफिट रहेगा कि आपका फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र नहीं होगा, एंड अगर इनकेस कभी कंपनी आपको कुछ काम से बाहर भी भेज रही है तो आपके पास ऑलवेज ऑप्शन रहता है कि वही सिटी में आप कोई और प्राइवेट कंपनी भी पकड़ सकते हैं। फोर्थ थिंग, बॉन्ड। जो पीएसयू में काफ़ी सारे पीएसयू, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और बहुत सारे और भी पीएसयू है जिसमें बॉन्ड रहता है, और बॉन्ड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। 5 लाख, एनपीसीआईएल का तो 6.5 लाख, राइट? इतना बड़ा बॉन्ड का अमाउंट रहता है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप गए पीएसयू में और कोई भी रीज़न से आपको पीएसयू छोड़ना पड़ रहा है, तो आपको उतना बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं या फिर कोई और पीएसयू में जाना चाहते हैं, बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ फाइन, अगर नहीं होता है तो आपको पूरा बॉन्ड पे करना पड़ेगा।
ठीक है, जबकि प्राइवेट कंपनीज में मोस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज में कोई बॉन्ड नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे आईआईसी में जितनी भी कंपनीज आई है प्लेसमेंट में, उसमें से एक भी कंपनी में बॉन्ड नहीं था। तो ये काफ़ी एडवांटेज वाली चीज़ है कि आपको कभी भी कोई भी पॉइंट पे जॉब छोड़ के हायर स्टडीज़ में जाना है या फिर कुछ भी शिफ्ट करना है कहीं से, तो आपको बॉन्ड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ फिफ्थ थिंग, जो सैलरी ग्रोथ रहती है पीएसयू में या गवर्नमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है, जबकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब आपको पता होगा कि पीएसयू के अंदर 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है ऑन बेसिक पे। डीए का इंक्रीमेंट वगैरह भी मिला लो तो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनी में 10 to 15% तो एवरेज चलता है, अच्छी कंपनी है तो इवन मोर देन दैट। और कंपनी शिफ्ट करते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े जंप्स मिलते हैं। तो पीएसयू में आपका, अगर आप 5 साल 10 साल भी जॉब करोगे तो आपकी सैलरी बहुत ही कम बढ़ेगी, जबकि प्राइवेट कंपनीज में आप 5 साल, इवन अगर नॉन कोर फील्ड में तो 1-2 साल में भी लोग सैलरी डबल कर लेते हैं। कोर कंपनी में भी देखा है मैंने, 5 साल में लोग सैलरी डबल ट्रिपल भी करते हैं। तो वो काफ़ी बेनिफिट है कि प्राइवेट कंपनी में ग्रोथ सैलरी वाइज एक्सपोनेंशियल रहता है, जो पीएसयू में नहीं रहता है। फिर 6 पॉइंट, नो स्किल डेवलपमेंट। मतलब जो पीएसयू में स्किल जो आप डेवलप करते हैं, मैंने बताया कि जो रिपीटेटिव वर्क रहता है उसमें आप कुछ सीखते नहीं है। अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं फिर क्या होगा कि आफ्टर 5 years 10 years आप बहुत बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। और आपने कुछ सीखा नहीं है तो फिर आप बाहर जाएंगे और कंपनीज में शिफ्ट करना जाएंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो बोलेंगे आपको क्या आता है, आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने देखा है, लिटरली मेरा एक फ्रेंड है आईओसीएल में काम कर रहा है, वो बोला कि वो जब वहाँ पे जो काम कर रहा है वो बाहर प्राइवेट कंपनी में डिप्लोमा होल्डर काम कर रहा है, मतलब उस लेवल का वो काम कर रहा है। और डिप्लोमा होल्डर को मिलता है 10-15 हज़ार, उसको वहाँ पे आईओसीएल में मिल रहा है 60-70 हज़ार। ठीक है, जब तक वो आईओसीएल में रहेगा दैट इज फाइन, बट आईओसीएल के बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है। जबकि एमटेक में आप इतने, एमटेक के अंदर ड्यूरिंग 2 years आप काफ़ी स्किल डेवलप करते हैं, और इवन आफ्टर आप जब प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हैं प्लेसमेंट लेके या फिर आप पीएचडी में जाते हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और उस जो आप स्किल डेवलपमेंट की है उसकी मार्केट में डिमांड भी इतनी ज़्यादा होती है कि आप कभी भी कोई भी जगह पे फिर आपकी वैल्यू डे बाय डे, आपकी जब जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और स्किल आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाएगी मार्केट। 7 पॉइंट, नो स्कोप इन शिफ्टिंग टू अदर कंपनीज। जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया, क्यों नहीं है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ सीखते नहीं है, फिर प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज में आप वाले जो आप काम करते हैं पीएस में उस लेवल का काम करने के लिए बहुत कम पे करते हैं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आइदर पीएसयू टू पीएसयू शिफ्ट करते हैं, वो फिर सेम काइंड ऑफ सेम लेवल की जॉब हो गई, सेम काइंड ऑफ वर्क हो गया, उसी में सेम टाइप ऑफ पीएसयू में शिफ्ट करते हैं लोग। बट मोस्ट ऑफ टाइम कोई शिफ्ट नहीं कर पाता, और स्पेशली प्राइवेट कंपनीज में तो लोग डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर पाते। उनके पास फिर एक ही ऑप्शन रहता है कि वो क्विट करे, फिर से पढ़ाई करे, आइदर एमटेक या एमबीए, और फिर प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट करें। जबकि एमटेक करके जब आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, आपके पास डिग्री रहती है, वो लाइफ टाइम आपके पास रहती है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। उसके कारण आप जब भी आगे फ्यूचर में एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। और हम सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनीज में ये लोग शिफ्ट करते रहते हैं और अपना ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। नाउ 8 पॉइंट, नो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज। तो पीएसयू में जो लोकेशन पोस्टिंग मिलती है इंडिया के अंदर ही रहती है। कुछ कुछ पीएसयू में कुछ कुछ पोस्ट में चांसेस मिलते हैं फॉरेन जाने का, बट वो बहुत रेयर होता है। बट जबकि प्राइवेट, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी वाले आपको बाहर भेज सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसे मेरी कंपनी में जहाँ प्लेस हुआ हूँ वो स्वीडन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो कंपनी जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, यूएसए, कनाडा, उसके हर जगह पे प्रोजेक्ट्स रहते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर भेजती रहती है फ्रीक्वेंट। तो जो जिसको फॉरेन के अंदर फॉरेन के अंदर वो लेना हो एक्सपीरियंस, वो उसके लिए एमटेक बेटर ऑप्शन है। और एमटेक के साथ मतलब और एक ऑप्शन है फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में कि आप एमटेक करके बाहर पीएचडी करने भी जा सकते हैं, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। उसके अंदर आपको कुछ भी, मतलब जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड पीएचडी रहते हैं उसमें आप
वहाँ से काफ़ी हेल्दी अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलता है, कोई फीस नहीं रहती है, वो इवन आने जाने का फेयर तक रीइंबर्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारे, और वहाँ के जो भी आपका खर्चा है वो आराम से निकल जाएगा, उतना अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रहता है। तो फॉरेन में पीएचडी करना भी एक ऑप्शन है, और फिर जो फॉरेन से पीएचडी करते हैं फिर वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं पे कहीं पे कोई प्राइवेट कंपनी में या कोई यूनिवर्सिटी, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं, या फिर यहाँ पे आईआईटी आईएससी में बन आके प्रोफेसर बनते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो वो एक ऑप्शन भी आपके पास हमेशा ओपन रहेगा अगर आप एमटेक में गए रादर देन पीएसयू चूज किया। 9th पॉइंट, नो चांस ऑफ नॉन कोर। मतलब काफी अभी क्या हो रहा है कि आप सभी को पता है कि नॉन कोर का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, डेटा साइंस, एआई, एमएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो पीएसयू में जाएंगे तो जो भी आप वर्क है वही करना है। फिर इन फ्यूचर आपको मन हुआ कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में शिफ्ट करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जो बहुत ज्यादा हेल्दी पैकेजेस रहते हैं, उस वो पैकेज अगर आपको ग्रैब करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट जब आप एमटेक में आएंगे, एमटेक यहाँ पे आप कोई से भी ब्रांच में कर रहे हो, आपके पास ऑलवेज ऑप्शन रहता है कि आप साइड बाय साइड स्किल गेन करके आप प्लेसमेंट में बैठे और प्लेसमेंट निकाल लें। मेरे यहाँ पे आईएससी में मेजॉरिटी कंपनीज इज ओपन टू ऑल, एंड मैंने देखे काफी सारे इवन एरोस्पेस के लोग कंप्यूटर साइंस से ज्यादा पैकेज लेके निकलते हैं, उनसे कंपेयर करके उससे ज्यादा पैकेजेस लेके निकलते हैं। इवन 40-45 तक भी लोग जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं वो जाके मतलब पैकेजेस निकाले। इवन डेटा साइंस यहाँ पे हाफ ऑफ आवर डेटा साइंस बैच इज फ्रॉम मैकेनिकल पर्सन, राइट। सो वो एक आपके पास ऑलवेज ऑप्शन रहता है कि उस फील्ड में जा सकते हैं, और उस फील्ड के जो बड़े बड़े पैकेजेस हैं वो पैकेजेस को आप ग्रैब कर सकते हैं, जो पीएसयू में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। 10th पॉइंट, स्किल आईक्यू नॉलेज इज अनयूटिलाइज्ड। आपके पास जो भी जितना भी आईक्यू है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी स्किल है, फॉर एग्जांपल मैंने देखे काफी सारे लोगों के बैचलर प्रोफाइल बहुत ही फोड़ू रहते हैं। मतलब बैचलर में काफी रिसर्च कर लिया, बैचलर में पेपर पब्लिश कर लिया, फिर एफईएम, सीएफडी और बहुत कुछ सीख लिया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीख लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को काफी वो स्ट्रांग बना लिया, फिर जाते हैं पीएसयू में कहाँ पे फील्ड पे काम करना, फील्ड पे या फिर इवन ऑफिस वर्क या जो भी है, वो जो चीज उन्होंने सीखी है कि 4 साल कुछ काम की नहीं है, पूरा वेस्ट जाएगा। और वहां पे जाके भी उसके पास जो भी आईक्यू है, क्योंकि काम ऐसा है मेजॉरिटी जगह पे, आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम, मेजॉरिटी जगह पे, क्योंकि हर जगह पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्शन रहता है, बट मेजॉरिटी जगह पे काम ऐसा है जिसमें आपका कोई ज्यादा आईक्यू नहीं चाहिए रहेगा, और वो पूरा अनयूटिलाइज रहेगा। फिर आपका कोई जो भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे आपके आईक्यू से, मतलब आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपका आईक्यू ज्यादा है, आगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, उसका कोई रिवार्ड नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और वर्क भी ऐसा है कि आप अपना आईक्यू डाल भी नहीं पाएंगे। तो पूरा पूरा आपका आईक्यू, जो नॉलेज है, स्किल्स है, सब वेस्ट जाएगा। जबकि प्राइवेट कंपनीज में एमटेक के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, पीएचडी के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप रिसर्च करें, पेपर पब्लिश करें, इनोवेशन करें। प्राइवेट कंपनी में जब जाते हैं वहाँ पे भी आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपना जो भी नॉलेज है उसको अगर आप पुट करेंगे वहाँ पे इनोवेशन करने में, कंपनी वाले, क्योंकि पूरा R&D वर्क रहेगा तो आपका पूरा जो नॉलेज है वही आप यूज करेंगे, और जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना ही वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिलेगा। इट्स अ फैक्ट कि प्राइवेट कंपनी में आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, इसकी वजह से आपको ज्यादा काम करने में मोटिवेशन मिलेगा, और आपका जो भी आईक्यू है, नॉलेज है, वो पूरा यूटिलाइज होगा। नो डाउट पूरा का पूरा मतलब 100% तुम्हारा नॉलेज हर जगह पे यूज नहीं होता है, बट कुछ पार्ट जो आपने कहीं पे पढ़ा है या फिर एट लास्ट आपका जो इंटेलिजेंस है वो तो यूज होगा ही होगा, राइट। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर मतलब आपके अंदर नॉलेज अच्छी है और आपके आइडियाज अच्छे हैं, तो मतलब काफी प्राइवेट कंपनीज में आपको अच्छा इनोवेशन करने का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हर जगह पे डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, मतलब काफी कंपनीज में बहुत ही ये सब चीजें नहीं प्रमोट की जाती, बट मेजॉरिटी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, अच्छी वाली कंपनीज, उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट किए जाती है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपके आइडियाज को काफी अप्रिशिएट करे जाते हैं, उसको एक्सेप्ट किए जाते हैं हायर अथॉरिटीज के द्वारा, और उसे इम्प्लीमेंट करने का भी चांस मिलता है। जैसे मेरे एक सर थे, जीई में काम करते थे, उनको उन्होंने जीई के अंदर एक बहुत ही
अच्छा वाला आइडिया प्रपोज किया था जी एविएशन के अंदर, और उसकी वजह से उनके कंपनी को बहुत ही बड़ा एक जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो पाया था, और उसके बिहाफ में उनको एक बड़ा सा कैश प्राइज दिया गया था कंपनी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो अप्रिशिएशन मिलता है अच्छा काम करने से, वो सब चीज़ें पीएसयू में नहीं मिलती है, वो सब चीज़ें केवल प्राइवेट में ही रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ 11 पॉइंट, लो वर्क एथिक्स अमोंग कलीग। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो काम है, मतलब पीएसयू में आपको पता है कि जो प्रमोशंस रहते हैं वो एज के बेसिस पे रहते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे रहते हैं। जितनी ज़्यादा सीनियरिटी उतना अच्छा प्रमोशन, मतलब उतना हाई पोजीशन। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं रहता है, आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, तो इसकी वजह से वर्क एथिक्स पीएसयू में बहुत कम डेवलप होते हैं, क्योंकि काम करे या ना करे आपको उसी टाइम पे प्रमोशन मिलने वाला है जिस टाइम पे मिलना है। तो फिर लोग काम चोरी करते हैं, एक दूसरे पे काम ढोल देते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या है, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे आपके ऊपर वाला जो आपका बॉस है वो देखेगा, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। नो डाउट प्राइवेट कंपनीज में भी काफ़ी काम चोरी वर्क मतलब लो वर्क एथिक्स रहते हैं लोगों के अंदर, बट इन जनरल मैं बताऊं कि वो पीएसयू से बेटर रहता है। 12 पॉइंट, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा रहती है पीएसयू के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पॉलिटिकल, जैसे कुछ जगह पे तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज की इन्फ्लुएंस रहती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट जो ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह पीएसयू में काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पीएसयू के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा रहता है, क्योंकि वर्क एथिक्स नहीं है वहाँ पे। तो लोग क्या करेंगे कि काम से बचने के लिए फिर पॉलिटिक्स खेलेंगे, जबकि प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मैं जो प्राइवेट कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो आप जो एमटेक करके अच्छी जगह से एमटेक करके कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मतलब बेटर रहेगा। आप अगर आप जो कंपैरिजन देख रहे हो और फिर कोई लोग बोलेगा कि मैंने भी प्राइवेट कंपनी में काम किया, वहाँ पे तो बहुत ही बेकार रहता है, तो हो सकता है आपने बीटेक के बेसिस पे ज्वाइन किया और हो सकता है आपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन ना की हो। बट जो यहाँ पे प्लेसमेंट में मेजॉरिटी कंपनीज आती है, यूएस बेस्ड, यूरोपियन बेस्ड कंपनीज, उसके अंदर जो वर्क एथिक्स रहता है, जो वर्क कल्चर रहता है, वो काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी ज़्यादा। इवन इंडियन कंपनीज के बेटर है, और इवन इंडियन कंपनीज भी जो आती है उसके अंदर का जो वर्क कल्चर है वो पीएसयू से तो बेटर रहता है। मतलब मैंने जितना, जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस लोगों से मिला है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पीएसयू से तो बेटर रहता। सो पॉइंट नंबर 30, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिफ्ट ड्यूटी और ऑन ऑफ पैटर्न। और काफी जगह पे ऑन ऑफ पैटर्न में भी शिफ्ट ड्यूटी होती है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ओएनजीसी, एनटीपीसी या आईओसीएल में काम कर रहे हैं, उनको शिफ्ट ड्यूटी में काम करनी पड़ती है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, और वो शिफ्ट ना हर थोड़े दिन में चेंज होती रहती है। जैसे एक फ्रेंड है मेरा एनपीसीआई में, उसका क्या है, 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट, फिर एक दिन छुट्टी, फिर 2 दिन इवनिंग शिफ्ट, फिर एक दिन छुट्टी, फिर 2 दिन नाइट शिफ्ट। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। मतलब इवन आपका रेगुलर भी नाइट शिफ्ट हर रोज मिले तो भी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो खराब रहता है। बट हर 2 दिन में आपकी जब शिफ्ट चेंज करनी रहती है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है काफ़ी लोगों को। लाइक मेरे पर्सनल फ्रेंड्स में काफ़ी लोग हैं जिसको शिफ्ट ड्यूटी के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। और इवन एनटीपीसी वाले या काफ़ी और कुछ पीएसयू इतने ज़्यादा हरामी हैं कि वो लड़कियों को तक नाइट शिफ्ट करवाते हैं। मतलब एनटीपीसी में क्या है कि काफ़ी सारे स्टेट्स में लड़कियों को नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है। इंडिया में कुछ स्टेट में रूल ऐसा है कि नाइट शिफ्ट लड़कियों को नहीं करने देते। तो एनटीपीसी वाले स्पेशली उस स्टेट में लड़कियों की पोस्टिंग करते। जैसे लास्ट रिक्रूटमेंट में तो ऐसा किया था, हर बार ऐसा नहीं करते, बट लास्ट रिक्रूटमेंट में ऐसा किया था कि उस स्टेट में लड़कियों की पोस्टिंग की जहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउड हो, और उन्हें भी नाइट शिफ्ट दी गई थी। तो एनटीपीसी में कंपलसरी नाइट शिफ्ट रहती है, लड़की हो या चाहे लड़के हो, और वो टॉलरेट नहीं करते अनटिल की एक्सट्रीम मेडिकल केस हो, वरना छोटे मोटे मेडिकल केस में वो टॉलरेट नहीं करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑन ऑफ पैटर्न,
जैसे ओएनजीसी में काफ़ी सारे आपको पता है ड्रिलिंग साइट और रिमोट लोकेशंस पे रहती है या फिर ऑफशोर है समुंदर के बीच में, तो वहाँ पे जो नॉर्मल हर रोज़ वाली जॉब है वो हो नहीं सकती है। तो ओएनजीसी क्या करता है, 14 डेज आपको भेजता है वहाँ पे, 14 डेज काम कर लो, फिर 14 डेज आप घर पे छुट्टी मनाओ। दिखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यार वाओ 14 डेज ही काम करना है, 14 डेज छुट्टी है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो 14 डेज काम करना रहता है वो कंटिन्यूस 14 डेज रहता है, उसमें आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई सैटरडे संडे की ऑफ नहीं मिलती है, और ऑफिशियली शिफ्ट 12 घंटे की रहती है, जो एक्सटेंड होके बढ़ती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और नाइट शिफ्ट भी रहती है या मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है, और वो 14 डेज में भी आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लगातार 14 दिन तक 12-12 घंटे हर रोज़ काम करना है, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर 14 दिन घर पे जाके कुछ नहीं करना है, तब आपके पास करने लायक कुछ नहीं होगा, आप घर पे जाके बोर हो जाओगे। मतलब ऐसा है कि शुरू शुरू में ये जॉब सभी को बहुत अच्छी लगती है, बट जो भी मेरे ध्यान में है, कोई भी पर्सन हैप्पी नहीं है आफ्टर फ्यू टाइम्स फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल। क्योंकि 14 दिन आप अपने फैमिली से दूर कहीं पे एक एकदम रिमोट लोकेशन में, जहाँ पे आपको रहने के लिए भी बहुत छोटा सा एक डब्बा दिया जाता है, उसके अंदर आपको रहना होता है। और जैसे ऑफशोर है तो आप फैमिली, आपके पास मोबाइल वगैरह, नॉर्मल जो कैमरा वाला मोबाइल है वो आप नहीं ले जा सकते, इंटरनेट वगैरह नहीं चला सकते, नॉर्मली केवल कॉल करने तक ही मोबाइल वाला जो है वो ही ले जा सकते हैं। तो आप फैमिली से दूर है। तो इन सिंपल वर्ड्स लोग इस पैटर्न से बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और फिर वहाँ से भागना चाहते हैं, बट इतनी आसानी से वो वहाँ से निकल नहीं पाते। जबकि ऑन द अदर हैंड प्राइवेट जॉब है, वाइट कॉलर जॉब रहेगी, डेस्क जॉब रहेगा, 9 to 5 जॉब रहेगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि आप शाम को घर पे आ सकते हो, रेगुलर जॉब रहेगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, घर पे आ सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इस रीज़न से भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं पीएसयू के अंदर, जो शिफ्ट और ऑन ऑफ पैटर्न रहता है, और इस रीज़न से भी प्राइवेट जॉब बेटर है। नाउ 14th पॉइंट, जो जॉब रहती है, फील्ड जॉब रहती है, पुअर वर्क एनवायरनमेंट रहता है, हज़ार्डियस जॉब रहती है। जैसे एनटीपीसी में क्या होता है कि आपको जो पोस्टिंग रहती है वो हमेशा मोस्ट ऑफली ऑपरेशन में डालते हैं, तो वो वाइट कॉलर टाइप जॉब रहती है। बट ओएनजीसी में फील्ड जॉब मिलती है, जहाँ पे ड्रिलिंग होता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है, तो वहाँ पे ऑन साइट आपको काम करना है। और ऐसा रहता है, जैसे मैंने बोला कि शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो दिन में धूप में भी काम करना आता है, समर पीक समर में धूप में भी काम करना पड़ सकता है, या फिर पीक विंटर में ठंड में रात में भी काम करना पड़ सकता है, और फिर मानसून के अंदर हैवी रेनफॉल के अंदर भी, पूरा कीचड़ के अंदर भी काम करना पड़ सकता है। अब ओएनजीसी का आपने वो सूट देखा होगा, वो बॉयलर सूट है, वो इतना हैवी रहता है कि पीक समर के अंदर धूप के अंदर जो काम करते हैं उसके अंदर वो पूरे पसीने से भीग जाते हैं, पूरे के पूरे अंदर से भीग जाते हैं। इतना हाईली अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। और काफ़ी जगह पे जैसे सीआईएल वगैरह माइंस में जो काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलती है, या फिर जो मेटल बेस्ड इंडस्ट्री रहती है जैसे सेल है या नालको है, वहाँ पे क्या होता है, जो ऑन साइट आपको वहाँ पे जहाँ पे मेटल मेल्ट होके वो पूरा बन रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और इतनी ज़्यादा डस्ट और वो सब रहता है कि वहाँ पे फील्ड जॉब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा ही एक फ्रेंड रिसेंट में आईओसीएल के पाइपलाइन डिवीजन में था, वहाँ पे क्या हुआ, वो जहाँ पे काम कर रहा था, जहाँ पे सुपरविजन उसको करना रहता है, उसी जगह पे वो, तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो वहाँ पे नहीं था, वरना वो आज शायद जिंदा नहीं रहता। तो उसी जगह पे क्या हुआ, वो एक डीजल इंजन था और डीजल इंजन के अंदर की जो कनेक्टिंग रॉड थी वो अपने साइज की, मतलब मेरे साइज की पूरी कनेक्टिंग रॉड, वो पूरा सिलेंडर हेड तोड़ के बाहर आ गई, और अंदर का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है पूरा एकदम, जैसे कहते हैं हॉट 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो पूरा आसपास स्पिल हो गया। वहाँ पे कोई नहीं था उस टाइम पे, तो ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, बट अगर कोई होता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो। और उस दिन से, उस
पर्सन को इंडियन ऑयल में पसंद, वो इंडियन ऑयल पसंद आने नहीं, मतलब नहीं पसंद आने लगा। वो अब अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि अब इंडियन ऑयल से बाहर कैसे निकले, बट उसे कोई अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और जबकि एमटेक करने के बाद जो जॉब लगती है वाइट कलर जॉब रहती है, R&D में आपको एक चेयर टेबल पे बैठ के पूरा एनालिसिस करना रहता है, चाहे FEM एनालिसिस हो, CFD एनालिसिस, सिमुलेशन, मॉडल एनालिसिस हो, राइट, या फिर इवन एक्सपेरिमेंटल वर्क रहता है, वो भी एक काफ़ी कंफर्ट एटमॉस्फेयर में रहता है, इतना हज़ार्डियस बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ लास्ट पॉइंट, PSU में 6 डेज वर्किंग होते हैं, मेजॉरिटी PSU में 6 डेज वर्किंग होते हैं। मेरे जो भी NTPC में 6 डे वर्किंग है, IOCL में भी शायद मार्केटिंग में 5 डेज वर्किंग है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरा जो फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था पाइपलाइन डिवीजन में, वहाँ पे 6 डेज वर्किंग है, उसे सैटरडे भी जाना पड़ता है, कभी कभी संडे को भी बुलाते हैं, नो डाउट सैटरडे या संडे के जो एक्स्ट्रा उसके लिए पे कर देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम मतलब ऐसा है कि थोड़े बहुत पैसों से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो मतलब हॉबी वगैरह फॉलो करनी है, वीकेंड्स में फैमिली के साथ ट्रिप में जाना, वो सब चीज़ें आप मिस कर सकते हो। तो काफ़ी जगह पे 6 डेज वर्किंग रहते हैं। और मेजॉरिटी जो प्राइवेट कंपनीज रहती है, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज, यहाँ से जो प्लेसमेंट लेके निकलते हैं, मेरी कंपनी में मैं जहाँ प्लेस्ड हुआ हूँ वहाँ पे भी 5 डेज वर्किंग ही है। 5 डेज वर्किंग, वाइट कॉलर जॉब, 8 to 4 टाइमिंग है मेरा, ठीक है, तो काफ़ी कंफर्टेबल जॉब रहती है आफ्टर एमटेक। पॉइंट नंबर 16, यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब ऐसा है कि PSU के साथ आप कोई अदर जॉब या कोई बिजनेस नहीं कर सकते ऑफिशियली। मतलब ऐसा है कि अगर आप कर रहे हैं और अगर आप पकड़े गए तो आप पे केस हो सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट कंपनी वाले कुछ जगह पे ऐसा रूल रखते हैं कि आप साथ में कोई और जॉब नहीं कर सकते, बट ऑफिशियली दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन यू। बट PSU में अगर आप कर रहे होते हैं तो आप पे ऑफिशियली केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है अगर आप गवर्नमेंट या PSU जॉब के साथ कोई एक्स्ट्रा सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। इवन मतलब मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि YouTube वीडियोस तक नहीं बनाने देते, उसको मोनेटाइजेशन तक नहीं करने देते PSU में। काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है कि मतलब गेट या EAC निकाल के EAC ज्वाइन कर लिया, PSU ज्वाइन कर लिया, साथ साथ में फैकल्टीज बनना है, टीचिंग करना है। वो पॉसिबल नहीं होगा अगर आप PSU में जॉब कर रहे होते। प्राइवेट कंपनी में आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अच्छी अच्छी जगह पे जो मंडे टू फ्राइडे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सैटरडे संडे टीचिंग करते हैं, सैटरडे संडे और कोई जॉब कर लेते हैं, पार्ट टाइम में और कुछ कर लेते हैं और इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बताई जिससे मेरा एमटेक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना, काफ़ी ज़्यादा मैं एमटेक की तरफ अट्रैक्ट हुआ और मैंने PSU की जॉब नहीं ली। PSU में अप्लाई का मेजॉरिटी जगह पर अप्लाई तक नहीं किया। और अभी इस साल भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 आया है। इस साल के रैंक से भी मैं कोई भी PSU में नहीं जाने वाला, इवन दो मुझे काफ़ी अच्छे से अच्छी PSU मिल सकती है 7 रैंक पे, बट मैं प्राइवेट जॉब को प्रिफर करूँगा बिकॉज आपके सामने रीजन है काफ़ी सारे। बट अब बात करते हैं कि PSU बेटर कैसे है, हाउ PSU इज बेटर देन एमटेक, इन विच टर्म्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट, वेरी हाई जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अलग लेवल की है। मतलब एक बार आप घुस गए तो शायद ही कोई है जो आपको निकाल पाए। मतलब आप ज़्यादा अलग लेवल के कांड कर लिए PSU में जाके तो बात अलग है, वरना आप शिद्दत से जा रहे हो तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। इवन आप काम चोरी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जबकि एमटेक के बाद जो लोग प्राइवेट जॉब में जाते हैं, जो PhD वगैरह करते हैं एमटेक के बाद और फिर कहीं पे बहुत हायर लेवल पे पहुंचते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। बट जो एमटेक करने के बाद जस्ट आफ्टर प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब प्राइवेट जॉब में होता ऐसा है कि अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि IT इंडस्ट्री में हर दिन 10% 15% लोग अपनी अपनी कंपनी के 10-10 15,000 20,000 एम्प्लॉयज़ को रातों रात निकाल रहे हैं। मतलब आप लास्ट डे तक एकदम शिद्दत से कंपनी में जाके काम कर रहे हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मेल आता है कि आप आज से मत आना। ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। तो जॉब कभी भी जा सकती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
जिसके कारण लोग गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू जॉब चूज करते हैं। बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप सही जगह से एमटेक किए हो, सही नॉलेज है आपके पास, और यूजुअली ये जो लेऑफ्स वगैरह है वो मैकेनिकल में विद टाइम बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर अ टाइम जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो यूजुअली लोग ले ऑफ नहीं करते। बट इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी कंपनी में कोई भी स्टेज में आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। बट काफ़ी सारी कंपनीज हैं बहुत अच्छी है, प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट टाइप ऑफ वर्क कल्चर रहता है उसके अंदर, मतलब जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट टाइप की वो प्रोवाइड करते हैं। आप वो उनमें से कोई कंपनी ज्वाइन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे टाटा की कोई भी कंपनी है, चाहे टीसीएस हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्ट इन फैमिली एंड सोसाइटी। ये चीज़ तो आप में से हर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास कोई भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको फैमिली एंड सोसाइटी में अलग नज़रिए से देखते हैं। प्राइवेट जॉब आप महीने के 2-3 लाख भी कमा रहे हो, कोई ज़्यादा भाव नहीं देगा, बट आप गवर्नमेंट जॉब में 50,000 कमा रहे हो, अलग लेवल रिस्पेक्ट दे रही। अब वो क्यों है, वो तो इंडियन सोसाइटी का जो माइंडसेट बना हुआ है उसके कारण है, बट जो है सो है और वो रहेगा। तो और स्पेशली काफ़ी जगह पे जो डॉवरी वगैरह चलती है वहाँ पे तो जैसे जैसे ही आपके गवर्नमेंट जॉब लगती है लाइन लग जाती है आपके पीछे, को पता होगा। तो जो वो उसका स्पेशल कोई भी टाइप ऑफ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी प्राइवेट कंपनी के अंदर। थर्ड पॉइंट, पीएसयू के अंदर कुछ कुछ पोजीशन में अच्छा आपके हाथ में पावर मिलता है, वो हर पीएसयू में हर जगह पे नहीं मिलता। जैसे एनटीपीसी में ऑपरेशन में डाल दिया, वो बंदा ऑपरेट ही करता रहेगा, उसको कुछ पावर वावर नहीं मिलेगा, कुछ पोजीशन नहीं मिलेगी। बट इंडियन ऑयल में ऑफिसर लेवल की है, उसमें भी मार्केटिंग में रिटेल मार्केटिंग है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे एरिया पेट्रोल पंप्स आते हैं, तो पावर काफ़ी सारे रहती है आपके हाथ में, किसको क्या करना, ऑडिटिंग और ये वो चीज़ें, और मतलब कंपनी को कैसे चला। और जैसे भी आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पे रिक्रूट हो रहे हो, तो वे थोड़े टाइम में आपके पास ऐसा रहेगा कि कंपनी को कैसे चलाना है वो आपके पास आ, मतलब अगेन आई एम सेइंग इट इज मतलब हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, बट काफ़ी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अच्छी पावर मिल सकती है, अच्छी रिस्पेक्ट मिल सकती है। बट प्राइवेट जॉब में कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक बड़ी सी कंपनी के बहुत ही छोटे से एम्प्लॉय हैं और आपको एक जगह पे बैठ के जो आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा वही करना है। ठीक है, मतलब विथ टाइम आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पावर मिल सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाए अगर आप काफ़ी सीनियर पोजीशन पे मिले हैं, बट इन जनरल जो गवर्नमेंट जॉब के पावर रहता है वो आपको प्राइवेट जॉब में ही मिलेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्कोप ऑफ करप्शन। ये पॉइंट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर कोई ये करना नहीं चाहता है, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं आज की तारीख में भी जो ये चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिट है जो प्राइवेट जॉब में नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब में भी पीएसयू में हर जगह पे स्कोप ऑफ करप्शन नहीं है। लेट मी रिपीट इट कि हर जगह पे नहीं आपको चांस मिलेगा, बट कुछ जगह हैं जो अगर आप वो चीज़ पकड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली स्कोप ऑफ करप्शन मिलेगा। वो अब कौन सी जगह है, वो अगर आपको करप्शन करना है तो आप खुद ढूंढ लीजिए। नो नीड टू स्टडी 2 more years, मतलब जैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया या जैसे ही आपने गेट क्लियर किया उसी गेट के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। आपको 2 और साल इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे पढ़ने में। जबकि एमटेक में आ रहे हो 2 और साल पढ़ेंगे, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद आपको अगर पीएचडी करनी है तो वो चांस अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी, तो उसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। बट एटलीस्ट जो एमटेक करने आ रहे हो 2 साल तो आपको डालने पड़ेंगे जो पीएसयू में नहीं डालने पड़ते, राइट। नो एकेडमिक प्रेशर। अब ये चीज़ काफ़ी लोगों को होती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ आईएससी में आए थे, मेरी बैच में या मेरी जूनियर बैच में, यहाँ के एकेडमिक प्रेशर को देखते हुए भाग गए पीएसयू में जाके भी वो परेशान नहीं है, जिससे उनसे बात होती है वो खुश नहीं है, वो बोला कि गलती कर दी छोड़ के, बट केवल और केवल यहाँ के एकेडमिक प्रेशर को नहीं झेल पाए। आईआईएससी में तो रहता ही है, आईआईटीज में भी, टॉप आईआईटीज में उतना कम नहीं रहता है, टॉप आईआईटीज में भी एकेडमिक प्रेशर रहता है। आपको 2 साल अच्छा खासा एकेडमिक प्रेशर झेलना पड़ेगा, और
जो कोर्सेज है, फिर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के आप किसी गाइड के अंदर कर रहे हो, आप गाइड की हर दूसरे दिन आपको गाइड की गाली सुननी पड़ेगी, पड़ सकती है आपको शायद। तो ये सब चीज़ें रहती है जो प्राइवेट मतलब जो एमटेक के अंदर आपको फेस करनी पड़ती है, बट दैट इज़ फॉर 2 years ओनली। बट वो 2 साल भी काफ़ी सारे लोग नहीं झेल पाते, जिसके कारण वो छोड़ देते हैं एमटेक। 7 पॉइंट कंफर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा है कि अगर आप एमटेक करने आए, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 2 साल के बाद आपका प्लेसमेंट यहाँ से लगेगा ही। मतलब आपको यहाँ पे आके फिर से फाइट करनी है, फिर से कम्पीट करना है अमॉन्ग योर बैच, अमॉन्ग योर कॉलेज। कंपनीज आ रही है, उसके सामने अपना बेस्ट रिप्रेजेंट करना रहता है। और एक ये चीज़ भी है कि काफ़ी लोग ये एग्ज़ाम लिखने में अच्छे होते हैं, बट बात करने में या प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी वीक होते हैं। अब ऐसा रहता है कि वो लोग गेट में रैंक ले आए तो उनको पीएसयू मिल जाएगी, बट वो लोग अगर एमटेक करने आए तो क्या पता शायद एमटेक से उनको प्लेसमेंट ना मिले, हो सकता है। मैंने देखे ऐसे केसेस, अच्छे अच्छे रैंक वाले एमटेक करके अच्छी अच्छी कॉलेज से अनप्लेस रहते हैं। तो वो एक हमेशा आपके पर वो रहेगा प्रेशर कि आपको यहाँ से जॉब कैसे लेनी है। जो पीएसयू में ऐसा नहीं होगा, आपने सिलेक्ट हो गए, आपके पास जॉब रहेगी, वो परमानेंट जॉब रहेगी। इनकम स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो पीएसयू में जाएंगे तो आपको डे 1 से इनकम मिलने लगेगी, और एमटेक में जाएंगे तो आपको 2 साल लगेंगे, उसके बाद जाके इनकम आपकी शुरू होगी। तो जो इनकम मिल रही है आप उससे सेविंग कर सकते हैं। जैसे मैंने देखे कुछ लोग पीएसयू में क्या करते हैं, जाते हैं, कमाते हैं, अच्छा सेव करते हैं, और फिर पीएसयू छोड़ के अपना स्टार्टअप करते हैं और कहीं और जाके और कुछ कर लेते हैं। तो 2 साल में आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर लेंगे, समझ लीजिए। आप पे डिपेंड करता है कितना सेव करिए, बट आप उतना अमाउंट गंवार रहे हैं अगर आप 2 साल यहाँ पे एमटेक करने आए तो। ठीक है, नाउ यू कैन सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियल। जैसे ही मैंने बोला D1 से स्टार्ट हो रहा है आपकी इनकम, तो क्या होगा, काफ़ी सारे लोग बैचलर में काफ़ी खर्चा करके पढ़े हैं, एजुकेशन लोन रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती काफ़ी लोगों की। वैसे लोगों को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, तो वो 2 और साल वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको इनकम जल्दी से जल्दी इनकम का सोर्स चाहिए रहता है। वैसे लोग हमेशा पीएसयू प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको पहले महीने से अच्छी खासी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट एमटेक के अंदर आपके पास कोई सैलरी नहीं आएगी। आप ना केवल आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएंगे, बट हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे एमटेक के काफ़ी कॉलेजेस ने अभी थोड़ी थोड़ी फीस हाइक कर दी है, हॉस्टल वगैरह नहीं प्रोवाइड करे तो बाहर रहना पड़ सकता है। तो स्टाइपेंड अलॉन्ग सफिशिएंट नहीं होता आपके खर्चे को पूरा करने के लिए। जैसे आईएससी में जो खर्चा है, मेरा स्टाइपेंड मेरे मेरे खर्चे को सफिशिएंट हो जाता है, बट काफ़ी लोगों को नहीं होता है। और जगह पे जो बाहर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करे, बाहर रह रहे, उनको खुद से खर्चा करना पड़ता है, उनकी फ़ीस भी बढ़ा दी है। तो क्या होगा कि आपके फैमिली के पास से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़ेगा, वो एक चीज़ हो सकती है। अब जिसके फैमिली को ही फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वैसे लोगों को एमटेक करने में फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर वो लोग पीएसयू ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं। गुड स्टार्टिंग पैकेज मेजॉरिटी पीएसयू का अच्छा रहता है। जैसे आईओसीएल का 16 लाख है, ओएनजीसी का 23-24 लाख है, ईआईएल का कुछ 19 लाख है, और एनटीपीसी को छोड़ के, एनटीपीसी का 12 लाख है, बट उसको छोड़ के बाकी जितने भी पीएसयू है उसका 15+ है, 15 से 22 के बीच में, जिसका 50 या 60,000 बेसिक पे है। तो वे सारे पीएसयू में स्टार्टिंग पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। शायद हो सकता है कि उतना पैकेज आपको एमटेक के बाद ना मिले, कुछ को मिल जाता है। जैसे मेरा जो मुझे जितना मिला है पैकेज, मेरी जो इनहैंड सैलरी होगी वो मेरे फ्रेंड जो आईओसीएल में है या ओएनजीसी में, उसके इनहैंड ओएनजीसी के इनहैंड सैलरी से ज़्यादा है, बराबर है या थोड़ा ज़्यादा भी मान सकते हो। ठीक है, तो पैकेज इवन तो मेरा सीटीसी कम है, काफ़ी ओएनजीसी से कम है, बट मेरी इनहैंड सैलरी उसके अराउंड आएगी, बट हर जगह पे नहीं आती है। और रही बात
CTC की, तो ONGC वगैरह जो मतलब PSU जो CTC प्रोवाइड करता है उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटी के कंपोनेंट्स रहते हैं जो मेरे CTC में वो सारे कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। तो वी कैन से कि भाई जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो PSU का एमटेक के बाद जो प्लेसमेंट रहता है उससे बेटर रहता है, बट फॉर कोर प्लेसमेंट ओनली। मतलब जो लोग को नॉन कोर में जा रहे हैं वो तो 20, 30, 40, 50 का भी फोड़ रहा है। तो अगर आप कोर टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको PSU से थोड़ा कम स्टार्टिंग पैकेज मिले। नाउ 11th पॉइंट, मैनेजरियल जॉब। अब ऐसा है कि मैंने बताया कि कुछ जगह पे थोड़ा मैनेजमेंट टाइप ऑफ जॉब रहता है PSU में। अब हर किसी को तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल R&D जॉब ही पसंद हो। सीधी सी चीज़ है कि हर किसी को R&D करना नहीं पसंद होता। एक जगह पे बैठ के दिमाग लगा के रिसर्च करना, पढ़ना, काफ़ी लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। बस उनके लिए उनको ऐसे पब्लिक डीलिंग और वो सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उन लोगों के लिए PSU जॉब बेटर है एज़ कम्पेयर टू एमटेक। और स्पेशली मतलब IOCL में मार्केटिंग वगैरह है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे पब्लिक डीलिंग वगैरह हो सकती है। एंड उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऐसे PSUs का ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे NMDC का ट्रेनिंग प्रोग्राम ISM हैदराबाद में था। फिर जैसे NMDC का ट्रेनिंग प्रोग्राम ISB हैदराबाद में था। फिर मेरे एक फ्रेंड इंडियन ऑयल का ट्रेनिंग प्रोग्राम IM कोझिकोड में था। तो ऐसे रहता है। तो जिसको भी मैनेजरियल जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए PSU बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एमटेक। बट उसके वैसे लोगों के लिए मैनेजमेंट में भी ऑप्शन रहता है मास्टर करने का। जैसे IIC में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, नीति में जो प्रोग्राम है थोड़ा मैनेजरियल रिलेटेड है, और IIMs में भी शायद तक गेट के स्कोर से एडमिशन मिलता है। तो वैसे लोगों के लिए मतलब जिसको डायरेक्टली जॉब जाना है और मैनेजमेंट टाइप की जॉब चाहिए उसके लिए PSU बेटर रहता है। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिसर्च में आपको काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मगजमारी रहती है हर दिन की। तो वो एक बेनिफिट रहेगा। नाउ 12th पॉइंट, स्पॉन्सर्ड एमटेक एंड MBA। काफ़ी जगह पे मतलब देख हर किसी को नहीं मिलता ये एमटेक MBA, बट काफ़ी जगह पे काफ़ी PSU में स्पॉन्सर्ड एमटेक एंड MBA के प्रोग्राम रहते हैं। तो आप जॉब करेंगे, कुछ साल के बाद एक्सपीरियंस मिलेगा और वही लोग आपको स्पॉन्सर कर देंगे एमटेक और MBA के लिए, पूरी फीस खर्चा झेल लेंगे, अलॉन्ग विथ आपकी सैलरी स्टार्ट चालू रहेगी 2 साल के लिए। तो वो यहाँ पे आप खुद से अगर एमटेक करने आ रहे हो तो आपको खुद से खर्चा करना पड़ेगा, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। जो 12,400 स्टाइपेंड मिलता है वही मिलेगा। बट PSU के थ्रू अगर स्पॉन्सर्ड आ रहे हो तो आपको और अच्छी अच्छी जगह से करवाते हैं, ऐसा लोकल कॉलेज से नहीं करवाते, वो अच्छी अच्छी जगह से उनका टाइप प्रोग्राम चलता है कुछ PSUs का कुछ कॉलेजेस के साथ। तो अच्छी कॉलेजेस से वो एमटेक करवाते हैं। नाउ 13 पॉइंट, टाउनशिप एंड अदर बेनिफिट्स। काफ़ी सारे PSU में टाउनशिप रहती है, जैसे NTPC की टाउनशिप है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च कर ले NTPC की टाउनशिप, काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है, अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती है, सारी चीज़ें अंदर इंक्लूडेड रहती है। जितनी फैसिलिटीज़ टाउनशिप के अंदर रहती है वो अगर आप बाहर खुद से लेने जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, राइट। एंड अदर बेनिफिट्स लाइक जैसे केंद्रीय विद्यालय रहती है टाउनशिप के अंदर, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस देते हैं, वो फर्नीचर अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंस, ब्रीफकेस अलाउंस, सूटकेस अलाउंस, प्रैक्टिकल अलाउंस, दुनिया भर के अलाउंसेस देते हैं। इवन जो NGC है 2 साल में 18,000 रुपये प्रैक्टिकल अलाउंस देता है। मैं 2 साल में 1800 के भी चश्मे नहीं पहनता, वो NGC वाले 18,000 के चश्मे के लिए अलाउंस देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल सबमिट करने, ऐसे ही दे देते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। पेट्रोल आपके खुद के नाम पे अगर गाड़ी है तो आपको पेट्रोल अलाउंसेस मिलेगा, व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, वो सारी फैसिलिटीज़ रहती है। सब्सिडाइज लोन, हाउस लोन के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स PSU प्रोवाइड करते हैं जो प्राइवेट कंपनी में नहीं होते। बट एक चीज़ ये है कि प्राइवेट कंपनी में एक टाइम के बाद आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप खुद ही सब चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, आपको ये छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टार्टिंग की बात करें तो ये सब चीज़ें
A to Z हर एक छोटी से छोटी चीज़ PSU केयर करती है। जैसे कोई भी बंदा अगर ONGC ऑफशोर में है तो 14 डेज ऑन ऑफ है, तो हर 14 डेज का वो आना जाना पूरा प्लेन का फेयर अलॉन्ग विद द टैक्सी फेयर वो PSU वाले प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं भी कोई भी इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो, आपका पोस्टिंग कहीं और है, आना जाने का पूरा रेम्बस होता है। वहाँ पे खाना पीना वगैरह फैसिलिटी, इवन दे आर गिविंग ड्राई फ्रूट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स तक का ही वो लोग केयर करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ों का वो केयर करते हैं। नाउ लास्ट थिंग, गुड मेडिकल बेनिफिट्स। जो PSU में मेडिकल बेनिफिट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं हर जगह पे। काफ़ी कुछ PSU की खुद की हॉस्पिटल्स वगैरह रहती है और कुछ मतलब कुछ जगह पे वो टाइप्स वगैरह रहते हैं। तो आपको और आपके पूरे फैमिली को, मतलब जो आप पे डिपेंडेंट है, उनको लाइफ टाइम अनलिमिटेड मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। वो बहुत अच्छा लेवल का रहता है। मतलब इवन छोटी से छोटी अगर आप फार्मेसी शॉप से मेडिसिन तक परचेस करें उसका तक रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। जबकि प्राइवेट में डिसेंट मेडिकल बेनिफिट, कुछ कंपनीज तो बिल्कुल नहीं देती है, जीरो देती है। कुछ कंपनी ठीक ठाक मेडिकल बेनिफिट देती है, मतलब आपको ही देती है, उसमें भी लिमिट्स लगाती है कि आपको यहाँ तक मिलेगा। और कुछ कंपनीज आपकी फैमिली, बहुत ही कम कंपनीज होती है जो फैमिली को देती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है। और कुछ कंपनीज तो आप मतलब पर्सनली भी नहीं देती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। बट कुछ कंपनीज हैं, जैसे मेरे जो सर थे एक जी में थे, जी एविएशन में, उनके एक कलीग को कुछ मेजर इंजरी हुई एक्सीडेंट में, पूरा 6 महीने का बेड रेस्ट आया, 6 महीने का पूरा बिल जी ने पे किया और पूरी सैलरी के साथ, मतलब 6 महीने की पूरी सैलरी दी और पूरा बिल पे किया उन्होंने। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सी जगह पे PSU बेटर है, कौन कौन सी जगह पे एमटेक बेटर है। तो ये जो कंपैरिजन है वो उन लोगों के लिए है कि जिनका रैंक अच्छा आया है और जिनको PSU में भी मिल रहा है और एट द सेम टाइम अच्छी जगह पे एमटेक पे भी मिल रहा है। क्योंकि ये पूरी कंपैरिजन है वो उनके लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है जो अच्छी जगह से अच्छी ब्रांच में एमटेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से नहीं कर रहे तो शायद तक आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर जो कोर प्लेसमेंट है वो गिनी चुनी जगह पे ही अच्छा है, हर जगह पे अच्छा नहीं है। तो इसके अलावा एक और चीज मैं आपको भी जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कंपैरिजन मैंने दिखाई है वो केवल जो रिसोर्सेज, मतलब जो सोर्सेज मेरे थे उससे मैंने पूरा एक्सपीरियंस लेके निकाली है। बट आप खुद जाइए, खुद सर्च कीजिए कि कौन कौन क्या आपके खुद के लिए क्या बेटर है। क्योंकि हर जगह पे सब चीज सेम नहीं होती, सब PSU सेम नहीं होते, सब एमटेक सेम नहीं होता है, सब प्राइवेट कंपनी सेम नहीं होती है। तो आप खुद जाइए, सर्च कीजिए कि क्या किस चीज में क्या बेटर है आपके लिए और फिर डिसाइड कीजिए। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि गूगल पे जाके ONGC का इन हैंड सैलरी क्या है या फिर ONGC का सैलरी स्लिप सर्च करने से बेटर है ये सर्च कीजिए कि ONGC में काम क्या होता है, कैसा वर्क कल्चर है। यूट्यूब पे जाइए, आपको मिल जाएगा कि जो ONGC के साइट के जो वीडियोस है कि वहाँ पे कैसा काम होता है, या फिर इवन अदर PSUs में। और इवन आप जाएंगे एमटेक, मतलब डार्क साइड ऑफ एमटेक और PhD वैसे टाइप ऑफ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि एमटेक में क्या चीजें और ज्यादा डार्क है कुछ लोगों के लिए। तो पूरा आप खुद से सर्च कीजिए और खुद के लिए डिसाइड कीजिए कि आपको PSU जाना चाहिए या एमटेक जाना चाहिए। थैंक यू।